सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वो क्लास जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी अबाउट जेनेटिक्स, एक और क्लास है, बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन एक आपका जो कॉन्सेप्ट है अबाउट जो हम टेस्ट पेशेंट को लिखते हैं, वो टेस्ट की बेसिक्स क्या होती हैं, वो मैं आज इस क्लास के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जीन क्या होती है, जीनोम क्या होता है, न्यूक्लियर बेस पेयरिंग कैसे होती है, क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ें थी पहले। लेकिन आज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट मी जस्ट डिस्कस कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ पर फॉल्ट्स आ सकते हैं। एंड माइंड यू, ना ये सिर्फ जेनेटिक्स के अंदर ज़रूरी है, ये जब आप लोग ऑन्कोलॉजी करोगे, जब आप ऑन्कोलॉजी के नए नए ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे और जब आप मिसमैच रिपेयर जीन्स के बारे में पढ़ोगे जो कि कैंसर कॉज करने के लिए बहुत उनका म्यूटेशन हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कैंसर इज फॉर्म, आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। सो टुडे आई डिस्कस विद यू डीएनए का रेप्लिकेशन। इसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ कहाँ म्यूटेशन के या कैंसरस सेल्स बनने के या एपोप्टोसिस के चांसेस बन सकते हैं, और जीन्स का यहाँ पे क्या रोल होता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सीन माय क्लास, प्रीवियस क्लास ऑन जेनेटिक्स, देयर इज अ क्लास ऑन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स व्हिच आई हैव टेकन बिफोर, वो आप लोग जरूर देख लीजिए। उसमें बेसिक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है कि कैसे बेस पेयरिंग होती है ना, और कैसे वो इंटरट्वाइंड एक दूसरे पे रहते हैं, कौन कौन से बेसिस एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, कौन से प्यूरिन्स हैं, कौन से पिरिमिडीन्स हैं, एंड हाउ वन डीएनए स्ट्रैंड लुक्स लाइक। सो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर ले तो दिस इज हाउ अ डीएनए हेलिक्स लुक्स लाइक। इसकी बाहर वाली जो जगह है, यहाँ पर आपका बाहर की तरफ रहता है फॉस्फेट ग्रुप, और अंदर की तरफ एक्चुअली जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो डीऑक्सी रिबोज है वो शुगर है एक्चुअली। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहाँ पर आपकी शुगर होती है डीऑक्सी रिबोज, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियर बेस होता है, जो भी कोई सा है। इट कुड बी आर्जिनिन, कुड बी ग्वानिन, कुड बी साइटोसिन, कुड बी थाइमिन, एंड इट विल बी थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए and it will be uracil in case of RNA for a quick recap, right? तो जब ये हेलिकल के अंदर यही स्ट्रक्चर जब हेलिकल में आता है तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आता है कि न्यूक्लियर बेसिस, ये जो पार्ट है ये अंदर की तरफ होता है, और ये जो फॉस्फेट पार्ट है ये बाहर की तरफ होता है। ओके, तो अगर अब मैं इस हेलिकल को खोल दूं, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा और फिर इससे रेप्लिकेशन कैसे होगा। एक्चुअली यहीं से स्टेप स्टार्ट होता है। एक हेलिकेज एंजाइम होता है व्हिच इज सपोज्ड टू सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड इट मेक्स अ रेप्लिकेशन फोर्क। ये रहा इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, और उल्टा जो साइड रहता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड रहता है। सबसे पहले तो हेलिकेज ने इनको सेपरेट कर दिया, दैट मीन्स यहाँ की न्यूक्लियर बेस पेयर्स और यहाँ के अलग अलग हो गए। अब ध्यान ये दीजिएगा आप कि एक एंड इस तरफ जा रहा है, एक एंड इस तरफ जा रहा है। ओके, जब हेलिकेज ने अपना काम कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया, हेलिकेज चला गया। अब दूसरा आया एंजाइम, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड दोनों प्रोटीन्स के लिए कोड कर सकते हैं, एक नया डीएनए टेम्पलेट भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं आगे जाके आपको और बताऊंगी कि जो रीडिंग होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होती है। उल्टा वाला जो रहता है ना, जो उल्टा डायरेक्शन रहता है, उसमें कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का टेम्पलेट नहीं बनता, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स से बनता है, जिसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, और फिर बीच में आती हैं वो जीन्स जो उनका गैप्स फिल करती हैं। आई विल गेट टू दैट। तो सबसे पहले इसने अलग अलग कर दिया, किसने, हेलिकेज ने। ईच प्रोवाइडेड टेम्पलेट फॉर अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, and now the primase is another enzyme that starts the process by making a small piece of RNA called a primer. तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। इसने 3 ले लिए, हो सकते इसके आगे भी हो, इसने 3 बेस पेयर्स ले लिए और यहाँ से अपना प्राइमर स्टार्ट कर दिया। प्राइमेज ने प्राइमर बना के स्टेप स्टार्ट कर दिया।
प्राइमर इज द द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए टेम्पलेट. ठीक है. अब डीएनए पॉलीमरेज आया, नेक्स्ट एंजाइम आया. डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? इट विल स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियर बेसिस from 5' end, 5' end to 3' end. It will start adding nucleic bases from DNA polymerase हमेशा 5 to 3 ही जाता है. और DNA ligase seals the two fragments, new DNA that has an old strand and new strand. अभी हम बाद में बात करेंगे उसकी. क्योंकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस फैशन में एक और टेम्पलेट नहीं बना सकता, उसकी छोटी छोटी स्ट्रैंड्स बनते हैं, उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. ऑब्वियसली इनके ऊपर भी न्यूक्लियर बेस पेयरिंग्स हैं, लेकिन इनके बीच का क्या होगा? तो ये जो गैप है ये एक और एंजाइम आकर फिल करता है और एक नया डीएनए, फ्रेश डीएनए टेम्पलेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है. राइट. तो यहाँ पर मदद मिलती है हमारी उन जीन्स की जिनको हम बोलते हैं मिसमैच रिपेयर जीन्स, जो यहाँ पर आकर उस चीज को पकड़ लेती हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियर बेसिस हैं विच आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, जिनके यहाँ पे होने से मिसमैच हो रहा है या कोई भी एरर्स आ रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट. ये मोटी मोटी बात है, अगर डेप्थ में जाए तो बहुत सारा है बोलने के लिए, पर मैं आपको सिर्फ वही चीज बता रही हूँ जो आपके दिमाग में वो चीजों को भर दे जिससे आपका आगे का फायदा हो. राइट. तो आई एम सॉरी, आई एम कमिंग बैक टू इट. तो यहाँ पर मिसमैच रिपेयर जीन्स का सवाल आता है. ये ऐसी जगह पर जाकर यहाँ पर सेंस nucleic bases, the ones which make any sense, the ones which are responsible for further coding of proteins and then finally the phenotype, उनको आगे लगाती हैं and finally उसको एक fresh DNA template which is continuous in nature and which also makes sense उसे बनाती है. अगर इन मिसमैच रिपेयर जीन्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या म्यूटेशन होता है, यहाँ पे नॉनसेंस न्यूक्लियर बेस पेयर्स आ जाते हैं which do not make any sense, शायद जिनकी कोडिंग, जिनकी पेयरिंग भी गलत होगी, and then that entire DNA strand will be of no use. जो phenotype उससे आ सकता था, जो proteins को वो कोड करेगा, वो नहीं हो पाएगा, and that will lead to either a lethal anomaly or a fairly crippling anomaly. तो अगर आपको इससे भी ज्यादा पढ़ना है on the structure of further nucleic acid protein formation कैसे होता है, कैसे चेन बनती है, रिबोसोम कहाँ बीच में आता है, लिगेज का क्या फंक्शन रहता है, तो मेरा एक पूरा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इसके विद ऑल द फिगर्स एंड एवरीथिंग. आई कैन जस्ट शेयर दैट विथ यू ऑन अ स्क्रीनशॉट एट योर ग्रुप. लेट मी नो आप लोगों को किस किस को इसकी जरूरत है एंड आई जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू यू. यू कैन रीड इट for your own academic reasons. Otherwise I don't think इसके ऊपर क्लास लेने की जरूरत है. important सिर्फ यही था कि ये किस तरह से सेपरेट होता है, किस तरह से इसके अलग अलग किससे वो प्रोटीन बनता है, कैसे बनता है, और उसके बाद उन फ्रेगमेंट्स का क्या होता है जो कि कंटिन्यूअस फैशन में नहीं बन रही थी. यहाँ पर एमएमआर जीन का क्या रोल आता है, या फिर दो जीन्स जो कि आपके इस डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, उनका कहाँ पे रोल आता है, कितना रोल आता है, उनके खराब होने से, म्यूटेट होने से क्या परेशानी आती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. जस्ट लेट मी नो अबाउट माई नोट्स. किस किसको चाहिए तो आई जस्ट सेंड इट अक्रॉस टू यू. अदरवाइज ये काफी है आप लोगों के जानने.